नमस्कार दोस्तों। अब हिंदी साहित्य पढ़ना ही नहीं, सुनकर सीखना भी बेहद आसान हो गया है। ये ऑडियो आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, जिसे आप कभी भी ट्रैवल करते हुए, काम करते हुए या सोने से पहले सुन सकते हैं। बस हेडफोन लगाइए और सुनते सुनते सीखते जाइए। ये स्मार्ट स्टडी का नया तरीका है, जो एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल्पना कीजिए कि आप 1000 साल पुरानी एक ऐसी विशाल लाइब्रेरी के बीचों बीच खड़ी हैं या खड़े हैं, जिसकी छत बिल्कुल आसमान को छू रही है। और वहाँ कोई डिजिटल कैटलॉग नहीं है, मतलब कोई सर्च बार भी नहीं है। बिल्कुल। बस लाखों पन्ने हैं जो समय के साथ पीले पड़ चुके हैं। कहीं से आपको युद्ध के नगाड़ों की गूंज आ रही है, तो कहीं से किसी सूफी संत के एक तारे की धुन सुनाई दे रही है। और जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं ना, तो अक्सर जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ पुरानी कहानियों और कविताओं का एक ढेर है। हाँ, अक्सर यही माना जाता है। लेकिन आज हमारी इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इस पूरी लाइब्रेरी की एक मास्टर की है, मतलब एक चाबी है। सही कहा आपने। और ये कोई सामान्य किताब नहीं है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का, यानी जो एमसीक्यूज होते हैं ना, उनका एक बेहद सघन दस्तावेज है। राइट। वो सवाल जो टीजीटी, पीजीटी, नेट और सेट जैसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो लोग अभी ये चर्चा सुन रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि हम यहाँ बैठकर इन 50 सवालों के उत्तर रटने वाले हैं। हाँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे पता है कि आप लोग साहित्य के बुनियादी ढांचे को पहले से समझते हैं। हमारा मिशन यहाँ कुछ और ही है। तो हमारा मिशन क्या है आज? हम इन सवालों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि परीक्षक आखिर चाहता क्या है, वो कुछ खास युगों पर ही क्यों जोर देता है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। क्योंकि देखिए, साहित्य कभी भी शून्य में नहीं रचा जाता ना। ये अपने समय की राजनीति और अर्थव्यवस्था का आईना होता है। बिल्कुल, एक क्रूर और सच्चा आईना। और इसी बात पर इस दस्तावेज का पहला खंड केंद्रित है। हाँ, इसमें बताया गया है कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है। ये सिर्फ भाषा के विकास की कोई टाइमलाइन नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों और जो सांस्कृतिक प्रवृत्तियां थीं, उनका एक पूरा एक्सरे है। एक्सरे। तो चलिए उसी लाइब्रेरी वाली एनालॉजी पर वापस चलते हैं। मैं इस स्रोत के शुरुआती 5 सवालों को देख रही हूँ, और यहाँ एक नाम बार बार आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हाँ, ये नाम तो आना ही था। वही तो। सवाल ये है कि साहित्य के इस विशाल और बिखरे हुए समुद्र को व्यवस्थित करने का काम आखिर किसने किया? देखिए, ये एक बहुत बड़ी और जटिल चुनौती थी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर पहली बार उस बिखरे हुए कैटलॉग को एक तार्किक सिस्टम दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने चीजों को सिर्फ क्रम में नहीं रखा। जी नहीं, उन्होंने प्रवृत्तियों के आधार पर इस पूरे समय को 4 स्पष्ट कालों में विभाजित किया। इसीलिए एमसीक्यू में उन्हें हिंदी आलोचना का जनक मानकर इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं ना। बिल्कुल सही, यही कारण है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटकती है। मतलब इतिहास कभी भी इतना साफ सुथरा तो नहीं होता ना कि उसे 4 खानों में एकदम परफेक्शन के साथ बांट दिया जाए। हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। तो क्या किसी ने शुक्ल जी की इस टाइमलाइन को चुनौती नहीं दी? क्या ये विभाजन बिल्कुल अंतिम था? नहीं, बिल्कुल चुनौती दी गई। और सच कहूं तो यहीं से साहित्य का विज्ञान शुरू होता है। अच्छा, वो कैसे? शुक्ल जी का काम एक नींव की तरह था, लेकिन बाद में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति का प्रस्ताव रखा। वैज्ञानिक पद्धति। हाँ, उन्होंने कहा कि हमें केवल प्रवृत्तियों पर नहीं, बल्कि ठोस प्रमाणों पर बात करनी चाहिए। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आए। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी थी ना? बिल्कुल। और उन्होंने शुक्ल जी की कई मान्यताओं को, विशेषकर आदिकाल और भक्तिकाल की व्याख्याओं को एक नया मानवीय नजरिया दिया। और अगर हम आधुनिक दौर की बात करें तो आधुनिक दौर में नामवर सिंह जी का नाम आता है। उन्होंने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां लिखकर इस कैटलॉग को हमारे आज के समय के हिसाब से अपडेट किया। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन इतिहासकारों के पास ये सारा डेटा आ कहाँ से रहा था? उनके स्रोत बहुत बिखरे हुए थे। जैसे पुरानी पांडुलिपियां हो गईं, राजाओं के समय के पत्थर और तांबे के अभिलेख हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण था लोक साहित्य, जो पीढ़ियों से लोगों की जुबान पर जिंदा था।
मतलब इतिहासकार एक तरह के डिटेक्टिव थे जो इन सुरागों को जोड़ रहे थे। अरे वाह, ये डिटेक्टिव वाला नजरिया मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं इस MCQ दस्तानेज के अगले हिस्से की तरफ बढ़ती हूँ। जी बताइए। यहाँ सवाल नंबर 12 से लेकर 25 तक, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ भक्ति काल पर केंद्रित है। ये बहुत अहम काल है। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि आदि काल जो 900 से 1350 तक था, वो वीर गाथाओं का काल था। और उसके बाद भक्ति काल आया, जिसे साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हाँ, ये तो साहित्य की 101 क्लास की बात हो गई। राइट, लेकिन मुझे जो चीज हैरान कर रही है वो ये है कि इन सवालों में परीक्षक इसके पीछे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को कुरेद रहा है। ये आपकी बहुत ही पैनी ऑब्जर्वेशन है। परीक्षक असल में ये जानना चाहता है कि क्या श्रोता या विद्यार्थी ये समझते हैं कि समाज अचानक युद्ध से भक्ति की ओर क्यों मुड़ गया। हाँ, एग्जैक्टली यही मेरा सवाल है। आदि काल में हम डिंगल पिंगल भाषा में बस तलवारों के टकराने की आवाजें सुन रहे थे। पृथ्वीराज रासो लिखा जा रहा था उस वक्त। बिल्कुल, और फिर अचानक मानो किसी ने कोई स्विच दबा दिया हो और पूरा समाज एक गहरे आध्यात्मिक शांति में डूब गया। तो क्या ये सदियों तक चले युद्धों के कारण उपजा कोई ट्रॉमा रिस्पॉन्स था? मतलब क्या समाज युद्ध से इतना थक चुका था कि उसे बचने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी? देखिए, इसे एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया या कलेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा। हाँ, जब समाज लगातार बाहरी आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता से टूट चुका होता है ना, और उसे बाहर कोई उम्मीद नहीं दिखती, तो वो अपने भीतर मुड़ता है। मतलब वो एक ऐसी सत्ता की तलाश करता है जो इन राजाओं से बड़ी हो। बिल्कुल सही, वो सर्वोच्च सत्ता की शरण में जाता है। इसीलिए भक्तिकाल सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था। तो फिर वो क्या था? ये एक बिखरे हुए समाज का खुद को फिर से समेटने का, खुद को हील करने का एक सांस्कृतिक जागरण था। इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसने समाज को टूटने से बचाया। क्या बात है। और इस हीलिंग प्रोसेस के भी अलग अलग तरीके थे ना, जो इन सवालों में अलग अलग धाराओं के रूप में पूछे गए हैं। हाँ बिल्कुल, समाज के हर वर्ग ने अपने हिसाब से अपनी दवा चुनी। जैसे कि निर्गुण भक्ति। हाँ, एक तरफ निर्गुण भक्ति थी जो पुरानी रूढ़ियों को पूरी तरह तोड़ना चाहती थी। इसके सबसे प्रखर स्वर कबीर थे। कबीर। कबीर की भाषा में जो एक तीखापन है ना, वो मुझे लगता है उस समय की सामाजिक असमानता के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। बिल्कुल, कबीर केवल एक संत नहीं थे, वो एक समाज सुधारक थे जो पाखंडों पर सीधा प्रहार कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम सगुण भक्ति देखते हैं, जहां ईश्वर के साकार रूप की उपासना हो रही थी। जी, सगुण भक्ति के दो मुख्य स्तंभ थे। पहला कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें सूरदास का सूरसागर आता है, जहां वात्सल्य और प्रेम की एकदम चरम सीमा दिखाई देती है। सही कहा। और इसी धारा में मीराबाई की वो निडर भक्ति भी है, जिसने राजमहलों की परवाह किए बिना सिर्फ प्रेम को चुना। और फिर आती है राम भक्ति शाखा, जिसके शिखर पर तुलसीदास बैठे हैं। जी, तुलसीदास के रामचरितमानस पर भी यहाँ कई सवाल है। मुझे लगता है कि रामचरितमानस उस समय के बिखरे हुए समाज को एक आदर्श व्यवस्था देने की कोशिश थी, एक राम राज्य का मॉडल। ये बहुत सटीक विश्लेषण है आपका। तुलसीदास असल में समाज में नैतिकता और मर्यादा को फिर से स्थापित कर रहे थे। और इसके अलावा एक और खूबसूरत धारा थी सूफी भक्ति। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जिसने हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच एक पुल बनाने का काम किया। बिल्कुल, एक भावनात्मक और आध्यात्मिक पुल। अब देखिए, यहाँ इस दस्तावेज में मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है, एक तरह का पैराडॉक्स कह सकते हैं इसे। वो कैसे? 1700 के आसपास हम रीति काल में प्रवेश करते हैं। अब भक्ति काल के उस गहरे आध्यात्मिक दर्शन के तुरंत बाद MCQ के सवाल अचानक राज दरबारों और नर्तकियों की ओर मुड़ जाते हैं, श्रृंगार रस और नायिकाओं के नक्शिक वर्णन की ओर। हाँ एग्जैक्टली। हम इतने भव्य मंदिरों से निकलकर इतनी तेजी से राजाओं के विलासितापूर्ण दरबारों में कैसे पहुंच गए? ये बदलाव कैसे हुआ? यहाँ जो सबसे रोचक बात है ना, वो है साहित्य का अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स। अच्छा, साहित्य में इकोनॉमिक्स। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि कला को जीवित रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ये तो आज भी सच है। बिल्कुल। तो रीतिकाल तक आते आते राजनीतिक स्थिरता थोड़ी बढ़ गई थी। छोटे बड़े राजाओं और सामंतों ने कवियों को अपने दरबार में संरक्षण देना शुरू कर दिया था।
तो क्या इसका मतलब ये है कि कवि अब अपनी आवाज नहीं सुन रहे थे, बल्कि अपने स्पॉन्सर की पसंद के हिसाब से लिख रहे थे? हाँ, काफी हद तक ऐसा ही था। यार, ये तो आज के दौर के कंटेंट क्रिएटर्स जैसा हो गया। बिल्कुल सही पकड़े आप। मतलब जैसे आज कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर एल्गोरिथम और ब्रांड स्पॉन्सर को खुश करने के लिए अपने वीडियो का टॉपिक बदल देता है। हाँ। क्या उस समय के कवि राजाओं को खुश करने के लिए कामुकता पर लिख रहे थे? ये तुलना बहुत ही समकालीन और सटीक है। बिल्कुल यही हो रहा था। जब आपका पेट इस बात पर निर्भर करता है कि राजा आपकी कविता सुनकर कितनी अशर्फियां फेंकता है, तो आप समाज की गरीबी पर नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ राजा के मनोरंजन के लिए लिखेंगे। एग्जैक्टली। इसीलिए रीतिकाल में श्रृंगार रस प्रधान हो गया। शब्दों की कारीगरी और अलंकारों का चमत्कार हावी हो गया। कला के लिए कला वाला सिद्धांत। हाँ, आर्ट फॉर आर्ट सेक। हाँ। बिहारी और उनकी बिहारी सतसई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां एक एक दोहे में शब्दों को हीरे की तरह तराशा गया है। लेकिन उसमें भक्तिकाल जैसी सामाजिक गहराई बिल्कुल नहीं थी। नहीं, वो गहराई गायब हो चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे पैसा और सत्ता साहित्य की पूरी दिशा को हाईजैक कर सकते हैं। बिल्कुल। खैर, इसके बाद हम एमसीक्यू के उस हिस्से में आते हैं जो 1850 के बाद के दौर की बात करता है, यानी आधुनिक काल। और यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आप गद्य के विकास की बात कर रही हैं ना? हाँ। सवाल नंबर 30 से लेकर 38 तक सब कुछ गद्य यानी कहानी, नाटक और निबंध पर केंद्रित है। 900 ईस्वी से लेकर 1850 तक, मतलब लगभग 1000 साल तक हम सिर्फ कविताएं रच रहे थे। अचानक ये गद्य कहाँ से आ गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी यांत्रिक क्रांति थी, प्रिंटिंग प्रेस का आगमन। अच्छा, मशीनें आ गई थीं। जब तक साहित्य ताड़ पत्रों पर हाथ से लिखा जाता था या पीढ़ियों तक जुबानी याद रखा जाता था ना, तब तक कविता ही एकमात्र विकल्प थी। क्योंकि कविता में लय होती है, उसे रटना और याद रखना आसान होता है। बिल्कुल सही। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस ने साहित्य का लोकतंत्रीकरण कर दिया, मतलब उसे आम आदमी तक पहुंचा दिया। तो क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों ने इसीलिए गद्य को चुना? जी, देखिए, अंग्रेजों का शासन था और समाज में एक नई राजनीतिक चेतना जाग रही थी। राष्ट्रवाद की भावना। राइट। अगर आपको पूरे देश के आम नागरिकों तक अपनी बात पहुंचानी है, उन्हें जगाना है, तो आप कठिन काव्यात्मक छंदों में बात नहीं कर सकते। आपको सीधे उनसे बात करनी होगी, अखबार छापने होंगे, पत्रिकाएं निकालनी होंगी। बिल्कुल। गद्य वह माध्यम था जो आम आदमी की सड़क की भाषा के सबसे करीब था। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य के जरिए समाज में राष्ट्रीयता के बीज बोए। और बाद में द्विवेदी युग में भाषा को व्याकरण के स्तर पर शुद्ध और परिष्कृत किया गया। तो गद्य एक व्यवहारिक जरूरत बन गया था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि कविता खत्म हो गई थी। नहीं, कविता खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने एक नया रूप ले लिया। हाँ, क्योंकि एमसीक्यू का अगला सेक्शन मेरे लिए सबसे दिलचस्प है, छायावाद। छायावाद बहुत ही गहरा विषय है। इस दस्तावेज में छायावाद को कठोर नियमों के खिलाफ एक विद्रोह कहा गया है। हम जानते हैं कि इसके 4 स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। जी, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मुझे ये समझना है कि आखिर वे किस चीज से विद्रोह कर रहे थे। उनकी कविता पुरानी कविताओं से अलग कैसे थी? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, असल में द्विवेदी युग की जो कविता थी ना, वो बहुत ही उपदेशात्मक हो गई थी। उपदेशात्मक मतलब मॉरल पुलिसिंग जैसी? हाँ, कुछ वैसा ही। हर चीज को एक तय छंद और मात्राओं के गणित में लिखना अनिवार्य माना जाता था। वो एक तरह का भाषाई अनुशासन था जो भावनाओं का गला घोट रहा था। अच्छा, तो छायावाद ने सबसे पहले इसी शिल्प को तोड़ा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भावनाएं नियमों से बड़ी हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि निराला का जो मुक्त छंद है वो इसी विद्रोह का सीधा परिणाम था? एकदम ठीक पहचाना आपने। निराला ने ही मुक्त छंद का आविष्कार किया। उन्होंने कहा कि कविता को मात्राओं की जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे शास्त्रीय संगीत के कड़े नियमों से निकलकर अचानक कोई जैज संगीत बजाने लगे। अरे वाह, जहां भावनाओं का बहाव ही तय करता है कि सुर कहाँ जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं इन एमसीक्यूज को और छायावाद के इन 4 दिग्गजों को एक मेटाफर में बांधने की कोशिश करूं, तो अगर छायावाद एक विशाल पेड़ है ना, तो जयशंकर प्रसाद उसकी गहरी दार्शनिक जड़ें हैं। कामायनी के रूप में। हाँ, उनका महाकाव्य कामायनी मानव मन की सबसे गहरी परतों को छूता है। और सुमित्रानंदन पंत उस पेड़ की हरी भरी पत्तियां हैं जो प्रकृति की कोमलता को दर्शाते हैं। बहुत खूब। और निराला उस पेड़ को झकझोरने वाला
एक शक्तिशाली तूफान है जो राम की शक्ति पूजा जैसी रचनाओं से पूरे समाज को झकझोर देते हैं। और महादेवी वर्मा के लिए आपका क्या मेटाफोर है? वो उस पेड़ के चारों ओर लिपटी हुई एक रहस्यमयी और उदास धुंध है, जिनकी यामा जैसी रचनाओं में वेदना का एक अथाह समंदर है। मैं कहूँगा ये अब तक की सबसे बेहतरीन एनालॉजी है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि क्यों ये चारों कवि मिलकर छायावाद को इतना महान बनाते हैं। शुक्रिया। ये युग असल में व्यक्तिवाद और प्रकृति के मानवीकरण का चरम शिखर था। लेकिन जैसा कि हम इतिहास में देखते आए हैं ना, आप ज्यादा देर तक बादलों में या धुंध में नहीं रह सकते। जमीन पर तो आना ही पड़ता है। बिल्कुल। पेट की आग और जमीनी हकीकत आपको नीचे खींच ही लेती है, और यही मुझे इन अंतिम MCQ सवालों में भी दिखता है। आप प्रगतिवाद की बात कर रही हैं? हाँ, छायावाद के रोमांटिसिज्म के ठीक बाद सवाल सीधे प्रगतिवाद और यथार्थवाद पर आ जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद का आना साहित्य में एक टर्निंग पॉइंट था। जब मैं प्रेमचंद का नाम इन सवालों में देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कैमरा आसमान से हटाकर सीधे भारत की धूल भरी जमीन पर रख दिया हो। वो समय ही ऐसा था। 1930 के दशक तक आते आते जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो अपने चरम पर था। और आर्थिक मंदी भी तो थी उस वक्त। बिल्कुल। किसानों का बुरी तरह शोषण हो रहा था। ऐसे में छायावाद की कोमल कल्पनाएं भूखे किसान का पेट तो नहीं भर सकती थी ना। हाँ, साहित्य को अब एक हथियार बनना था। और प्रेमचंद ने ठीक यही किया। उनका उपन्यास गोदान केवल एक कहानी नहीं है। तो क्या है? वो भारतीय किसानी समाज का, उनके कर्ज के जाल का और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही क्रूर और सच्चा दस्तावेज है। सही कहा। गोदान पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी आर्थिक रिपोर्ट को एक मानवीय कहानी के रूप में पढ़ रहे हों। बिल्कुल। और सिर्फ प्रेमचंद ही नहीं, इन सवालों में फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल भी तो है। हाँ, वो आंचलिक साहित्य का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। जहाँ गांव की ठेठ बोली, वहाँ की गालियां, वहाँ के अंधविश्वास, मतलब सब कुछ बिना किसी फिल्टर के पन्नों पर आ गया। यथार्थवाद का यही तो मुख्य उद्देश्य होता है, जो जैसा है उसे बिल्कुल वैसा ही दिखाना। और इस जमीनी हकीकत के साथ साथ एक और स्वर बहुत तेजी से गूंज रहा था, राष्ट्रवाद का स्वर। रामधारी सिंह दिनकर। अरे हाँ, MCQ नंबर 45 स्पष्ट रूप से पूछता है कि हिंदी का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है। और जवाब है दिनकर जी। दिनकर जी की कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी जैसी रचनाएं, जब आप दिनकर को पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे शब्दों में किसी ने एड्रेनालिन भर दिया हो। बिल्कुल। उनकी कविताएं तो स्वतंत्रता सेनानियों की रगों में खून बनकर दौड़ती थी। उन्होंने मिथकों का उपयोग करके वर्तमान की राजनीतिक समस्याओं पर सीधा प्रहार किया। जी, और हमें इस दौर के अन्य प्रभावकारी रचनाकारों को भी याद रखना चाहिए, जैसे हरिवंश राय बच्चन, जिनकी मधुशाला ने समाज को एक अलग ही जीवन दर्शन दिया। हाँ, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वो समय था जब रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का प्रभाव पूरे भारतीय साहित्य के मनोविज्ञान पर बहुत गहराई से पड़ रहा था। ये पूरी यात्रा, इन 50 सवालों के बहाने हमने जो ये सफर तय किया है ना, ये सच में अविश्वसनीय है। वाकई एक बहुत बड़ा सफर है। हमने उस 1000 साल पुरानी लाइब्रेरी के दरवाजे से शुरुआत की, रामचंद्र शुक्ल के उस कैटलॉग सिस्टम को समझा। हाँ। फिर हमने देखा कि कैसे समाज के ट्रॉमा ने भक्ति काल को जन्म दिया, कैसे सत्ता के पैसे ने रीति काल में कविता को दरबार की नर्तकी बना दिया, और फिर प्रिंटिंग प्रेस ने गद्य को जन्म दिया। निराला ने मात्राओं की बेड़ियां तोड़ी, और अंततः प्रेमचंद और दिनकर ने साहित्य को वापस भारत की धूल और पसीने से जोड़ दिया। और यही कारण है कि ये उच्च स्तरीय परीक्षाएं केवल लेखकों के नाम नहीं पूछती, वो हमारी समझ को परखती हैं। बिल्कुल। वे ये परखती हैं कि क्या श्रोता या विद्यार्थी एक समाज के रूप में हमारी इस मनोवैज्ञानिक और वैचारिक यात्रा को समझ पाए हैं या नहीं। आज की इस गहन चर्चा ने मेरे लिए तो साहित्य की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये हमारा DNA है जो शब्दों में सुरक्षित रखा गया है। बहुत सही बात कही आपने। लेकिन जाते जाते अगर हम साहित्य को समाज का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज मान ही रहे हैं, तो मैं जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। कैसा सवाल? एक ऐसा विचार जो इन MCQ से बहुत आगे का है। बताइए। सोचिए, आज से 500 साल बाद जब भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के इस डिजिटल युग का मूल्यांकन करेंगे, तो उनके पास क्या होगा? हमारे फोन का डेटा? क्या वे हमारे WhatsApp मैसेज,
ट्विटर की बहसों और सोशल मीडिया के मीम्स को हमारे दौर का लोक साहित्य मानेंगे? अरे बाप रे। क्या भविष्य का कोई रामचंद्र शुक्ल बैठे बैठे हमारे एक वायरल मीम को डिकोड कर रहा होगा, ये समझने के लिए कि 2026 का समाज किन चिंताओं या किस ट्रॉमा से गुजर रहा था? यार ये विचार तो सच में दिमाग को हिला देने वाला है। क्या हमारे इंटरनेट के मीम्स भविष्य की वो पांडुलिपियां हैं जो हमारी सभ्यता का सच बताएंगी? यही तो सोचने वाली बात है। हम उस 1000 साल पुरानी लाइब्रेरी में अपनी कौन सी डिजिटल किताब छोड़कर जा रहे हैं, ये हम सभी को सोचना होगा। क्या अद्भुत विचार है। बिल्कुल। इसी के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उन 50 सवालों ने हमें एक पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। सुनते रहिए, सवाल करते रहिए और हमेशा कुछ नया खोजते रहिए।